Hello everybody and a very fervent welcome to our channel Indian Study Hub। आज हम जो चैप्टर करने वाले वो मूड होगा और लास्ट चैप्टर हमने कंडीशनल कर लिया था और वो कंप्लीट हो गया था। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और मूड का जो चैप्टर है ये भी बहुत ही छोटा है जो आज ही मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा एक ही क्लास में। और नेक्स्ट हम फिर वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे जो कि काफ़ी बड़ा होगा और डिटेल पढ़ेंगे उसको। बाकी टेंस हमारा हो गया है और कंडीशनल हो गया, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। और आई होप आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे और वीडियोस देखते रहे होंगे पूरी पूरी। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले लास्ट क्लास में कंडीशनल की क्लास में हमने जो वोकैब करी थी वो डिस्कस करेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले लास्ट क्लास के वोकैब शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और क्लास के एंड पे हम आज के जो उस क्लास के वोकैब वो डिस्कस करते हैं, न्यू वोकैब। तो डेली के हम 5 वर्ड्स तो पढ़ते ही हैं। तो हमारे जब सारी क्लासेस जाएंगे तो हमारे काफ़ी वर्ड्स बिल्डअप हो जाएंगे, वोकैबलरी स्ट्रांग हो जाएगी ग्रामर के साथ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले प्रीवियस हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड था एमेरिटस। एमेरिटस का एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रिटायर्ड बट रिटेन इन ऑनररी कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल किसी को रिटायर कर दिया लेकिन उसको ऑनररी पोजीशन के तौर पे रखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं एमेरिटस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंजॉइन। एंजॉइन इज़ अ वर्ब और सबसे पहले इसका मीनिंग है कमांड और ऑर्डर करना, किसी को कमांड करना, किसी को ऑर्डर देना, उसको बोलते हैं एंजॉइन। सो बहुत जो इजी वर्ड्स हैं, जैसे एमेरिटस बहुत इजी वर्ड है, एंजॉइन है, इन सब के लिए मैं एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि ये बहुत ही अंडरस्टूड एग्जांपल। जैसे एंजॉइन का क्या एग्जांपल होगा, आई एंजॉइन यू टू गो देयर, तो डायरेक्ट ऑर्डर हो गया, एंजॉइन हो गया। तो ऐसे वर्ड्स के लिए एग्जांपल की नीड नहीं है। लेकिन कुछ एग्जांपल जैसे जिसमें कई बार कंफ्यूजन होती है लोगों को इसका कैसे एग्जांपल हो सकता है, तो मैं उसका एग्जांपल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल आवर नेक्स्ट वर्ड इज एविंस। एविंस इज शो या एग्जिबिट क्लियरली, साफ तौर पे कुछ दिखाना, शो करना। फॉर एग्जांपल ही इविंस्ड ग्रेट सोरो, उसने क्या दिखाया, एक क्लियरली एक ग्रेट सोरो दिखाया, अपना पश्चाताप दिखाया, अपना सोरो दिखाया, दुख दिखाया। ठीक है, क्लियर तौर पे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सूबिरेंट। एक्सूबिरेंट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है फॉर एग्जांपल द एक्सूबिरेंट पपी वुड नॉट स्टॉप रनिंग अराउंड द हाउस। एक एक्सूबरेंट पपी रुकेगा नहीं, रुक नहीं रहा था, पूरे हाउस में चक्कर काट रहा था, भाग रहा था, दौड़ लगा रहा था। जिसका मतलब होता है एक्सूबरेंट, बहुत ही फिल्ड विद एनर्जी और इंथुजियाज्म, जो एनर्जी और इंथुजियाज्म से भरा हो उसको बोलते हैं एक्सूबरेंट। फॉर एग्जांपल एक और इसको सिनोनिम्स है, जैसे कि लग्जूरियंट हो गया, ओवरफ्लोइंग हो गया। ये सिनोनिम्स सॉर्ट ऑफ थिंग्स हो गए इसके। नेक्स्ट वर्ड था हमारा इफीट। इफीट इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है टायर्ड या थक जाना, वॉर्न आउट, सेम मीनिंग। ठीक है, तो बहुत ही इजी वर्ड्स थे। सो आज हम चलो वर्ड्स पे, मेन हमारा जो चैप्टर है उस पर बढ़ते हैं, मूड, और इसको समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हमारी क्या है, मूड क्या होता है। हमारा जो मूड होता है उसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ वर्ब फॉर्म विच एक्सप्रेसेस द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, या ऑफ आएगा, ऑफ द स्पीकर। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे टेंस भी मैंने क्या बताया था। टेंस हमारी वर्ब की फॉर्म जो हमारी टाइम को डिनोट करे उन्हीं को टेंस बोलते हैं हम। वर्ब्स की फॉर्म अगर इंटेंशन शो कर रही है स्पीकर का तो वो मूड हो जाती है। तो इंटेंशंस सबसे पहले देखते हैं वर्ब्स की फॉर्म से क्या क्या पता चलता है। वर्ब्स की फॉर्म से हम टेंस का पता लगा सकते हैं, मूड का पता लगा सकते हैं, वॉइस का पता लगा सकते हैं। वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। टेंस हमने पढ़ ही लिया है और मूड आज हम पढ़ ही रहे हैं। मूड क्या होता है, मूड होता है जो इंटेंशन, ये देखो ये इंटेंशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर का इंटेंशन बताए कि किस इंटेंशन के साथ बात कही जा रही है, उसको बोलते हैं मूड। अभी इंटेंशंस कैसे कैसे दिखाई जाती है, हम इंटेंशंस मॉडल्स के थ्रू भी दिखाते हैं और मूड के थ्रू भी। इंटेंशन जो होती है वो भी दो तरीके से शो करती है और दो तरीके से हम सेंटेंस के थ्रू पता लगा सकते हैं कि क्या इंटेंशन है। एक तो मॉडल्स के थ्रू और दूसरी मूड के थ्रू। मॉडल्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो मैंने लास्ट क्लास 10th क्लास में भी पढ़ा था, हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमने पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब्स, उनको बोलते हैं मॉडल्स। और मूड जो हो गया हमारी मेन वर्ब से, मेन वर्ब को बताता है। मूड हमारा चेंज किस में होता है, मेन वर्ब, तो उसी से हमारा पता चलता है इंटेंशन का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले इसके टाइप्स पे आ जाते हैं कि जो मूड होती है किस किस टाइप की होती है। तो बेसिकली 3 टाइप की होती है मूड। सबसे पहले इंडिकेटिव मूड, सेकंड इम्पेरेटिव मूड और थर्ड है हमारी सब्जंक्टिव मूड। ये देखो सब्जंक्टिव मूड।
ये हमने पढ़ी थी, मैंने टेंस में इसको आपका पास्ट सब्जेक्टिव मूड के बारे में कंडीशनल में भी बताया है, और टेंस में तो बहुत डिटेल में ही बताया था मैंने आपको। तो आज हम सब्जेक्टिव मूड जब पढ़ेंगे तो प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट क्या होता है, और पास्ट से मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा कि कैसे डिफरेंट है और क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आ जाते हैं कि जो हमारी दो, फर्स्ट है इंडिकेटिव मूड और इंपेरेटिव मूड क्या होती है, ये समझते हैं। हमारी जो इंडिकेटिव मूड होती है वो है इट एक्सप्रेसेस फैक्ट। कोई फैक्ट हो गया, ओपिनियंस हो गई या क्वेश्चंस हो गए, इनको एक्सप्रेस करते हैं डायरेक्ट। जैसे कि वर्ब्स इनके साथ जो यूज होती है, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। कोई भी अगर सेंटेंस है उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसी के थ्रू हम वर्ब लिखते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। और इस सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी फैक्ट हो गया, कोई किसी का ओपिनियन हो गया किसी के बारे में, या कोई किसी से सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन हो गया, इनको पूछते हैं इंडिकेटिव मूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट। शुगर क्या है, ये एक कैसी होती है, मीठी होती है। तो एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। तो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं एक फैक्ट। अगर एक्सप्रेस कर रहा है किसी फैक्ट को तो ये इंडिकेटिव मूड हो गया। ये एक मूड, इंटेंशन शो कर रहा है, किस चीज़ का इंटेंशन, एक फैक्ट का। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, इंडिकेटिव में। और जैसे कि राम वर्क्स हार्ड, ये किसी का ओपिनियन हो सकता है, राम वर्क्स हार्ड। फॉर एग्जाम्पल ओपिनियन अगर मैं और डिटेल में बात करूँ तो ओपिनियन क्या होता है, जैसे कि हर इंसान का ओपिनियन अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं सबका ओपिनियन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हैं कि आपका कोई कज़न है और वो फुटबॉल खेल रहा है, तो आप, और वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, वो आपकी नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गया है, तो आप बोलोगे कि आपका जो कज़न है वो बहुत हार्ड वर्क करता है और इसी वजह से सेलेक्ट हुआ है। और दूसरी साइड पे अगर मैं किसी और, कोई लेजेंडरी प्लेयर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या मेसी को अगर मैं लेके और आपको इंट्रोड्यूस करूं, तो वो बोलेगा कि आपके कज़न को ही नीड्स टू वर्क हार्डर, उसको और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो उसका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ओपिनियंस चेंज होते रहते हैं, सबका ओपिनियंस अलग होता है। तो अगर आप बोल रहे हो राम वर्क्स हार्ड, तो एक ओपिनियन है, ठीक है। अगला पढ़ता है, अगले टाइप पे पढ़ता है डू यू नो हिम। ये हो गया क्वेश्चंस, ये तो साफ पता चल रहा है किसी आप सवाल पूछ रहे हो, तो ये भी इंडिकेटिव मूड शो करता है। तो हमें हमारे इंडिकेटिव मूड्स क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं, फैक्ट हो गया, किसी का ओपिनियन हो गया या क्वेश्चंस हो गए, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस हमारे इंडिकेटिव मूड इंटेंशंस को शो करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में हम वर्ब्स कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा इस सेंटेंस में, शुगर टेस्ट स्वीट, इसमें हमारा सब्जेक्ट है शुगर, तो शुगर के हिसाब से मैंने टेस्ट को टेस्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे वर्क हमारी वर्ब है, वर्क किसके अकॉर्डिंग आई है, हमारा सब्जेक्ट राम के हिसाब से आई है, ठीक है। तो ऐसे ही है। अगला हमारा टाइप है इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव, फर्स्ट हमने इंडिकेटिव मूड पढ़ा, अभी हम इम्पेरेटिव मूड पढ़ेंगे। ये क्या एक्सप्रेस करता है, कोई डायरेक्ट ऑर्डर हो गया या एडवाइस होगी या किसी को रिक्वेस्ट करना है। ऐसे सेंटेंसेस, किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देना, किसी को या एडवाइस देना या किसी से रिक्वेस्ट करना, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को जो ऐसे इंटेंशन शो करते हैं, इनको बोलते हैं इम्पेरेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड्स, ठीक है। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है वो किस फॉर्म में होती है, हमेशा बेस फॉर्म में होती है। बेस फॉर्म मैंने आपको बताया भी था कि हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उससे भी बिल्कुल बेस फॉर्म। अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, फॉर एग्जांपल कीप क्वाइट। कीप क्वाइट क्या हो गया, अगर आप किसी को बोल रहे हैं कीप क्वाइट, तो ये हो गया एक तरह का ऑर्डर। ऑर्डर है तो इट मीन्स इट इज़ एन इम्पेरेटिव मूड। ये एक इम्पेरेटिव मूड का एग्जाम्पल है। ये कैसी इंटेंशन शो कर रहा है, ये एक ऑर्डर का इंटेंशन शो कर रहा है कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो गया वॉक स्लोली। अगर आप किसी को बोल रहे हैं वॉक स्लोली, तो आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि प्लीज़ ध्यान से चलिए, ये एक एडवाइस होगी, तो ये भी इम्पेरेटिव मूड का। या फिर प्लीज़ हेल्प मी, ये तो साफ तौर पे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो किस उस पर आ गया, इम्पेरेटिव मोड का एग्जांपल हो गया। और ऐसे सेंटेंसेस में हम जो वर्ब होती है हमारी, हेल्प हो गया, जैसे हमारा वॉक हो गया और कीप हो गया, तो ये हमारे कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, ये हमारे बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म यूज़ करी हमने, ठीक है इनमें। तो अगला जो हमारा, ये तो हमारे दो गए इंडिकेटिव मूड और इम्पेरेटिव मूड। थर्ड जो हमारा टाइप है वो पढ़ते हैं, और उससे पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए और थोड़ा क्लियर करने के लिए लिखे हैं। फॉर एग्जांपल राम कम्स हेयर, ये दो एग्जांपल है। सबसे पहले राम कम्स हेयर और दूसरा है राम कम हेयर, ठीक है। इसमें सिर्फ कम्स के, इसमें कम के साथ यहाँ पे एस लगा और यहाँ पे कम के साथ एस नहीं लगा है। इन दो एग्जांपल्स को समझते हैं। सबसे पहले जो है राम कम्स हेयर,
अगर मैं लिख रहा हूँ कम्स हेयर और राम सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे एस या ई एस लग गया है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा सेंटेंसेस आते हैं हमारे, फैक्ट वाले। तो अगर ये फैक्ट है तो ये इंडिकेटिव मूड, कौन सा इंटेंशन शो कर रहा है, इंडिकेटिव मूड का, फैक्ट का। तो इसी वजह से ये फैक्ट हो गया। लेकिन अगर ये बेस फॉर्म में लिखा है राम कम हेयर, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये एक ऑर्डर हो गया। तो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, यानी कि आप वो राम को ऑर्डर दे रहे हो कि राम इधर आओ, ठीक है, राम कम है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट कौन सा है, अगर मैं बात करूँ वोकेटिव केस की, वोकेटिव केस का होता है, ये समझते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हो राम कम हेयर, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, राम कम हेयर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा, क्या हमारा जो वर्ब है कम, वो क्या राम के हिसाब से आई है, नहीं। राम के हिसाब से सबसे पहले तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि राम यहाँ पे सब्जेक्ट है भी नहीं। राम सब्जेक्ट क्यों नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू है। जो भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि इम्पेरेटिव मूड डायरेक्ट ऑर्डर होते हैं, इन सब में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। आप खुद होते हैं जो बोल रहे होते हैं, बोलने वाले, जो ऑर्डर दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर कोई ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो आप ही होते हो ऐसे सेंटेंसेस में। और इन जो जो राम क्या होगा, अगर सब्जेक्ट आपका यू है तो राम क्या है, राम हमारा है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ अ केस इन विच वी एड्रेस नाउन या प्रोनाउन। हेयर राम इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, ही इज़ अ वोकेटिव केस। किसी भी अगर नाउन या प्रोनाउन को अगर हम एड्रेस कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट नहीं, तो उसको सब्जेक्ट ना बोल के उसको वोकेटिव केस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या है, वोकेटिव केस है हमारा। अभी इन दोनों में समझते हैं, जैसे मैंने बताया था, ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा इंडिकेटिव मूड का एग्जांपल, और सेकंड था हमारा इम्पेरेटिव मूड का एग्जांपल, ठीक है। तो ये आई होप इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपके। थर्ड हम बढ़ते हैं, सब्जेंटिव मूड। सब्जेंटिव मूड के भी दो टाइप्स होते हैं। सब्जेंटिव मूड है, एक होता है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड, सेकंड होता है पास्ट सब्जेंटिव मूड। पास्ट सब्जेंटिव मूड तो हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं, और लेकिन मैं आपको ब्रीफली इसमें बता दूंगा। प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड क्या एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, किसी की बहुत नेसेसिटी है, कोई रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई इनडायरेक्ट ऑर्डर। नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट सिनोनिम है, किसी की रिक्वायरमेंट होगी बहुत, किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, कोई जैसे आज के टाइम पे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो नेसेसरी या रिक्वायरमेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको अवेलेबल करा दिया है। तो नेसेसिटी क्या है हमारी, हमारे नेसेसरी एसेंशियल्स हैं, जो जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं, दवाई होगी, खाना हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, सब नेसेसिटी है हमारी, ठीक है। और इसमें क्या आता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, एक तो नेसेसिटी रिक्वायरमेंट्स, और या फिर इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, डिमांड, या फिर प्रेयर किसी को करना। तो अभी ये ऑर्डर वगैरह के बारे में तो हमने इसमें भी पढ़ा। ये देखो, इम्पेरेटिव में इट एक्सप्रेसेस डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस। तो डिफरेंस क्या है इम्पेरेटिव मूड और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, कि इम्पेरेटिव मूड में डायरेक्ट ऑर्डर देते हो आप किसी को, किसी को डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हो, किसी को डायरेक्ट एडवाइस कर रहे हो, किसी को डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हो। इसीलिए इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, आप खुद होते हो। तो आप खुद किसी को अगर डायरेक्टली बोल रहे हो, किसी को डायरेक्टली ऑर्डर दे रहे हो, किसी को डायरेक्टली एडवाइस कर रहे हो, किसी को डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो इम्पेरेटिव मूड का इंटेंशन शो करता है, इम्पेरेटिव मूड के उसमें आ जाता है। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली किसी को एडवाइस कर रहे हो, या कोई इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई इनडायरेक्टली डिमांड कर रहा है, या कोई इनडायरेक्टली प्रेयर कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड, ठीक है। काफ़ी क्लियर चीज़ें हैं, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसको हम पूरी क्लास में एग्जाम्पल से ही समझेंगे कैसे क्या है, और आज ही आपको मैं बिल्कुल इसका मतलब क्रिस्टल क्लैरिटी करवा दूंगा। तो आपको कोई कन्फ्यूजन होगी एट द एंड ऑफ क्लास, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखो, और आपको क्लियर चीज़ें काफ़ी पूरी अच्छे तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। पास्ट सब्जेंटिव वर्ड क्या था, हम मैंने बताया था कि इट एक्सप्रेसेस अनरियलिटी, इमेजिनेशन और इम्प्रॉबेबिलिटीज़। इम्प्रॉबेबिलिटीज़ होती हैं जैसे कि अनरियलिटी होती हैं, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि काश आई हैड विंग्स, आई विश आई हैड विंग्स, तो कि मेरे पास काश पंख होते हैं, या फिर आई विश आई वर अ बर्ड। तो इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है हमारा, वो टेंस नहीं है, वो पास्ट का टेंस यूज़ नहीं किया मैंने, वो मूड है हमारा। और पास्ट सब्जेंटिव मूड कोई पास्ट का टेंस नहीं बता रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, ये बार बार पॉपअप हो रहा है, तो आई गेस इसमें कोई वो होगी, नेक्स्ट क्लास तक आई फिक्स इट। तो पास्ट सब्जेंटिव मूड हम पढ़ रहे थे, इसमें क्या है, जितने भी अनरियलिटीज़ है, जैसे मेरे पास
मैं कभी बर्ड नहीं बन सकता, मेरे पास कभी विंग्स नहीं आ सकते। तो ऐसे सेंटेंसेस को, कोई अनरियलिटीज़ को मैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड से शो करता हूँ। पास्ट सब्जेक्टिव मूड, यहाँ पे पास्ट मैं टेंस शो नहीं कर रहा हूँ कि पास्ट की बात हो रही है। ये कोई भी पास्ट की या प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो सकती है, अनरियलिटी हो सकती है। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि आई विश माई फ्रेंड वर अ कोई भी एग्जांपल ले लो, बर्ड, डॉग और कोई भी अनरियलिटी, तो इन सबको ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड कोई टेंस नहीं है कि पास्ट का टाइम शो कर रहा है, ये सिर्फ एक नाम है कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड, आप समझ जाओ। तो ये नाम ही है, ऐसा ही रखा गया है। और इनको समझने के लिए आप अनरियलिटीज, इमेजिनेशन कोई भी है, इम्प्रॉबेबिलिटीज़ है, तो आप समझ जाओ कि किसका एग्जाम्पल है। इनको मैंने बता दिया कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर टेंस की क्लासेस में इसको अच्छे से पूरा पढ़ो। आप धीरे धीरे सब कुछ रिलेट करने लग जाओगे। कोई भी रूल्स और रेगुलेशन से मैं समझा ही नहीं रहा हूँ, आपको रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। बस मेरी इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप नोट्स बनाते रहो, अपना पूरी क्लास देखो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछो मुझसे, लेकिन क्रैम करने की, रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड और सब्जेक्टिव मूड जो होते हैं इनको हम जैसे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, इसको हम बेस फॉर्म में लिखते हैं, बेस फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि अभी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये तो आई गेस मैंने डिफरेंस आपको बता ही दिया कि इसमें इनडायरेक्टिव ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, डिमांड होती है, और जो हमारा इम्पेरेटिव हो इसमें डायरेक्ट ऑर्डर और एडवाइस होती है। ठीक है, तो अभी इस एग्जांपल देखते हैं हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के। फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है। ये एग्जांपल सीपीयू का एग्ज़ाम हुआ था, जो एसएससी सीजीएल करवाता है। 2012 में ये एग्जांपल आया था एग्ज़ाम के अंदर, तो काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, इसलिए मैंने पिक कर लिया है। एग्जांपल है, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट पासपोर्ट कैरीज योर फोटो। ये एक एसेंशियल है, काफ़ी रिक्वायरमेंट है, ये नेसेसरी है कि पासपोर्ट पे आपकी फ़ोटो होनी ही चाहिए। तो इसके अंदर एरर क्या है, एक्चुअली इसमें एरर है कैरीज की। मैंने क्या बताया, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के जो वर्ब यूज़ होती हैं वो क्या होती है, बेस फॉर्म में यूज़ होती हैं। हाँ देखो ये मैंने क्या बताया, वर्ब्स ऑलवेज ऑफ बेस फॉर्म। एक सेकेंड, सॉरी, ये नहीं, इसका एग्जांपल सब्जेक्टिव मूड का एग्जांपल है। इसमें वर्ब्स क्या होती है, बेस फॉर्म में यूज होती है। और सबसे पहले देखते हैं ये एग्जांपल मुझे पता कैसे चला कि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एग्जांपल है। तो अब मैंने क्या बताया, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होते हैं, जो भी एक्सप्रेस कोई नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट या इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट हो रही है, उनसे मुझे समझ में आ जाता है कि ये किस पार्ट का एग्जांपल है। तो जब मैंने सेंटेंस पढ़ा, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट पासपोर्ट कैरीज योर फोटो, तो एक रिक्वायरमेंट है, ये कोई विश नहीं है या कोई वो नहीं है, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट, एक नेसेसिटी है कि पासपोर्ट पे आपकी फ़ोटो होनी ही होनी चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है, तभी आप फ़्लाइट ले सकते हो। तो अगर ये, तो मैं इससे समझ गया कि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एग्जांपल है, और उसके थ्रू हम कौन से वर्ब यूज़ करते हैं, बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट पासपोर्ट कैरी योर फोटो, सॉरी, पासपोर्ट कैरी योर फोटो। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सीपीओ 2012 के एग्जाम में भी आया था, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। आगे हम बढ़ते हैं। द केस डजेंट रिक्वायर दैट ही इज़ प्रेजेंट। द केस डजेंट रिक्वायर दैट ही इज़ प्रेजेंट। अब यहाँ पे समझते हैं ये कौन से उसका एक एग्जाम्पल है। अगर मैं बोल रहा हूँ द केस डजेंट रिक्वायर दैट ही इज़ प्रेजेंट, तो यहाँ केस की बात हो रही है, केस हमारा सब्जेक्ट है और रिक्वायरमेंट है कि ही इज़ प्रेजेंट। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। केस अगर कोई चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, तो कोर्ट की एक रिक्वायरमेंट है कि जो केस के अंदर है वो जिस बंदे पे केस चल रहा है वो एक्चुअल में होना भी चाहिए वहाँ पे। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है, ये भी एक नेसेसिटी है। तो ऐसे में समझ गया कि ये भी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एग्जाम्पल है। तो इसमें एरर क्या है, एरर इसमें इज़ यूज़ हुआ है। इज़ तो आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, लेकिन मैंने क्या बोला कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, हमें बेस फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे इज़ की जगह बी आ जाएगा, यहाँ पे बी। ठीक है, आपको पता है मैं फर्स्ट क्लास से ही बताता आ रहा हूँ, टेंस में भी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि बी की फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती है। बी हमारी बेस फॉर्म होती है, और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज़, एम, आर, और बी खुद। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, वर। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, बीन,
BEEN, और फोर्थ जो कि कंटिन्यूस का होती है वो होती है बीइंग, BEING, बीइंग, ठीक है। तो बेस फॉर्म के हिसाब से इज की जगह क्या आ जाएगा हमारा बी, और आंसर क्या हो जाएगा, द केस डजंट रिक्वायर दैट ही बी प्रेजेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मैन आस्क्ड हिज सन दैट ही डैश देयर बाय बस। तो वीडियो फटाफट पॉज करो और इसका आंसर इसमें से आप गेस करो कि कौन सा होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को समझते हैं। द मैन आस्क्ड हिज सन दैट ही डैश देयर बाय बस। तो जो हमारा सब्जेक्ट है मैन, आस्क्ड हिज सन, उसने अपने सन से पूछा दैट ही डैश देयर बाय बस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे आंसर आएगा गो, गो। अब यहाँ पे गो क्यों आएगा ये समझते हैं। ये एक इनडायरेक्ट ऑर्डर है या इनडायरेक्ट का एग्जांपल है। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस का होता है, नरेशन में हम पढ़ेंगे। नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, यहाँ पे देखो मैंने दिया भी है, और इसका आपको समझा भी दूंगा यहाँ पे कि नरेशन का एक अलग से चैप्टर भी आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। कुछ होते हैं डायरेक्ट सेंटेंसेस, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, उसका ही एक एग्जाम्पल है। तो उसके हिसाब से तो कोई भी इनडायरेक्ट ऑर्डर होगा या कोई रिक्वेस्ट होगी, हमने किस में पढ़ा था ये देखो, एक सेकेंड। ये देखो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में मैंने क्या बताया था, नेसेसिटी हो गई, कोई रिक्वायरमेंट हो गई, या फिर कोई इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या डिमांड या प्रेयर, कोई भी ऐसा होगा तो उसमें हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं। आस्क्ड हिज सन, अपने सन से पूछा दैट ही डैश देयर बाय बस। तो अगर ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एग्जांपल है तो यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और बेस कौन सी यहाँ पे, गो है। तो आंसर हो जाएगा गो। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी कि दिस इज इनडायरेक्ट बिकॉज इन डायरेक्ट ऑर्डर सजेशन द सब्जेक्ट इज यू। डायरेक्ट आप किसी को ऑर्डर या सजेस्ट करते हो तो उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, यू, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैन। एक और चीज़ समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल। अगर इसको मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिखता तो आंसर क्या हो सकता था, डायरेक्ट एग्जाम्पल में इसका लिखूँ तो इसका डायरेक्ट होता था, द मैन आस्क्ड हिज सन इफ ही वेंट देयर बाय बस, इफ ही वेंट देयर बस। तो देखो यहाँ पे वेंट आया, और ये वेंट यहाँ पे क्यों सही है, क्योंकि ये डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाता हूँ। दे सेड टू हिम कीप साइलेंट हेयर। एक तरीका मेरा कहने का है, अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि दे सेड टू हिम, उन्होंने जैसे उसको बोला कीप साइलेंट देयर। और फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से अगर मैं और क्लियर कट लैंग्वेज में समझाऊँ तो, फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ और आप मेरे पास में खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हो। तो अगर मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ कीप साइलेंट हेयर, मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ कीप साइलेंट हेयर, और आपने ये बात सुन के आप अपने किसी और फ्रेंड को जाकर बोल रहे हो, तो अगर आप अपने फ्रेंड को जाकर बोलोगे तो आपको बोलने के दो तरीके हैं। आप उसको कैसे बता सकते हो, उसके दो तरीके हैं। या तो जो मैंने बात बोली उसको डायरेक्टली बोल सकते हो उसको, या फिर इसको इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि कीप साइलेंट हेयर, आप उसको बोल सकते हो वहाँ पे जाके कि आई सेड टू हिम कीप साइलेंट हेयर, अपोस्ट्रोफी एस लगा करके। अगर आप इनडायरेक्ट वे में इसको बोलोगे अपने ही फ्रेंड को कि मैंने अपने फ्रेंड को क्या बोला था, तो आप इसको बोल सकते हो आई एडवाइज हिम टू कीप साइलेंट देयर, आई एडवाइज हिम टू कीप साइलेंट देयर। मैंने उसको अपने फ्रेंड को एडवाइस किया कि कीप साइलेंट देयर, वहाँ पे साइलेंट हो जाए। तो यहाँ पे कीप साइलेंट हेयर का वहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट में लिखता है तो देयर हो जाता है। ये काफ़ी पढ़ेंगे हम। इनडायरेक्ट वे में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दे एडवाइज हिम दैट ही शुड कीप साइलेंट देयर, दे एडवाइज्ड हिम दैट ही कीप साइलेंट देयर। तो यहाँ पे तीनों ही सही है इनडायरेक्ट फॉर्म से, लेकिन मीनिंग तीनों का सेम है। जो मैंने आपको बताया कि दो तरीके होते हैं बोलने के, वो एक तो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। अगर आप अपने फ्रेंड को जाके मैंने जो बोला वो बता रहे हो तो एक डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट को कैसे भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है देखो, द मैन आस्क्ड हिज सन दैट, दैट का यूज़ किया है कि मैं डायरेक्टली जो बात थी वो नहीं बोल रहा हूँ, जो बोली उसको अलग वे में बता रहा हूँ, दैट ही गो देयर बाय बस। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखते हैं, और यहाँ पे बेस की फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ सेंटेंसेस है और क्रिस्टल क्लैरिटी के लिए आप ही के लिए, और इनको समझते हैं और क्या है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड उसको समझते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करनी है और इनके आंसर्स आपको खुद गेस करने हैं, और उसके बाद आप वीडियो प्ले करके आपको इनके रीजंस जानने हैं, और पहले खुद भी थोड़ा आपको गेस करना है कि क्या आंसर है तो उसका क्या रीज़न है,
और क्या रीज़न नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों सही है, सही नहीं है तो क्यों गलत है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है, दे डिमांडेड दैट द करप्ट ऑफिसर हैज़ बीन सस्पेंडेड। तो अगर एक बात यहाँ से समझो कि अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ यहाँ से इतना लिखूँ, द करप्ट ऑफिसर हैज़ बीन सस्पेंडेड, दे डिमांडेड दैट को अगर मैं काट दूँ और सिर्फ ये वाला सेंटेंस लिखूँ, दे द करप्ट ऑफिसर हैज़ बीन सस्पेंडेड, तो एक, अगर इसको मैं देखूँ तो एक फैक्ट हो जाएगा कि भाई पास्ट में उसको सस्पेंड किया था, तो हो गया सस्पेंड, काम खत्म हो गया, तो इसको एक तरह से फैक्ट मान लिया। लेकिन अगर मैं ये इसके साथ में लिख रहा हूँ दैट डिमांडेड दैट, तो ये एक डिमांड है, तो एक, और एक किस टाइप की डिमांड है ये भी समझते हैं, एक इनडायरेक्ट डिमांड है। तो अगर ये इनडायरेक्ट डिमांड है तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा ये आएगा प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड के उसमें आएगा। तो और उसमें कौन सी वर्ब आती है, उसमें तो बेस फॉर्म आती है। तो यहाँ से मैं इसको ठीक कर लूँगा, हैज़ बीन को ठीक करके हटा करके इसको लिख लूँगा बी, दे डिमांडेड दैट द करप्ट ऑफिसर बी सस्पेंडेड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हैज़ क्या था हमारा हेल्पिंग वर्ब था, और बीन हमारा मेन वर्ब था। बीन मैंने क्या बताया था, बी की थर्ड फॉर्म होती है, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाए, दे डिमांडेड दैट द करप्ट ऑफिसर बी सस्पेंडेड। सो मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड सेंटेंस हमारा, इट इज सजेस्टेड दैट एवरीवन फॉलो दीज रूल्स। इसमें भी अगर मैं यहाँ पे इतना लिखूँ एवरीवन फॉलोज दीज रूल्स, तो ये भी एक फैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ कि ये इट इज़ सजेस्टेड दैट, तो ये एक सजेशन हो जाएगा, वो भी इनडायरेक्ट का, और यहाँ पे ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एग्जांपल हो जाएगा, तो ये फॉलोज की जगह हो जाएगा फॉलोज, ठीक है, फॉलो, सिर्फ फॉलो, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल, द मैन एडवाइज्ड हर दैट शी टुक प्रॉपर रेस्ट। तो इसमें भी एडवाइज हो रहा है, वो भी इनडायरेक्ट का, तो यहाँ पे भी हमारी वर्ब ठीक हो जाएगी, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एग्जांपल है, तो टुक की जगह हो जाएगा यहाँ पे टेक, शी टेक प्रॉपर रेस्ट, द मैन एडवाइज हर दैट शी टेक प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। अब फोर्थ एग्जांपल में आ जाते हैं, फोर्थ है गॉड सेव्स आवर क्वीन। अब गॉड सेव्स आवर क्वीन ये एक प्रेयर है, और प्रेयर है, अगर जैसे अगर मैं इसको फैक्ट की तरह लूँ, अगर ये प्रेजेंट इनडेफिनेट को अगर मैं लूँ, क्योंकि वो टेंस यहाँ पे सेव है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का है, तो अगर मैं इसको समझूँ तो क्या ये एक फैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। ये एक तरह से प्रेयर है, या फिर एक प्रेयर ही एक्चुअल में, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, गॉड सेव्स आवर क्वीन। अगर इसको फैक्ट समझो तो ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान, ये एक आपके ओपिनियन समझो या कुछ भी समझो, लेकिन जैसे सबकी मानता भगवान में नहीं होती, तो अगर हम प्रैक्टिकलिटी की अगर तरफ देखें, तो भगवान जो है वो एक सबका विश्वास होता है, बिलीफ होता है, कि आप मानते हो आप नहीं मानते, तो इसको फैक्ट की तरह नहीं मान सकते। गॉड हमारी, हम उसको प्रैक्टिकल वे में नहीं मानते, क्योंकि जो गॉड होता है वो एक बिलीफ होता है सबका, किसी का है किसी का नहीं है। तो गॉड जो है एक मैं बोलूँगा इनडायरेक्ट बिलीफ है किसी का, और अगर इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्टली सेव करेगा, तो एक प्रेयर हो सकती है, और प्रेजेंट इनडेफिनेट में फैक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान खुद तो बचाएगा नहीं, ठीक है। गॉड सेव आवर क्वीन ये एक प्रेयर हो जाएगी, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ एग्जांपल है, इट इज़ ऑर्डर दैट नोबडी विल लीव द रूम। ये एक ऑर्डर है, वो भी इनडायरेक्ट ऑर्डर है, इसमें भी नोबडी विल लीव की जगह हो जाएगा नोबडी लीव द रूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ही इंसिस्टेड दैट एवरी प्लेयर रीच्ड द ग्राउंड इन टाइम। ही इंसिस्ट करना, किसी को इंसिस्ट करना, इंसिस्ट करना किसी को मतलब कि रिक्वेस्ट करना, एक तरह से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, और कैसी रिक्वेस्ट है, ये इनडायरेक्ट है, दैट से पता चल गया। इंसिस्टेड दैट एवरी प्लेयर रीच द ग्राउंड इन टाइम, तो ये भी इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पर भी हमारा जो वो है वो क्या हो जाएगा, वर्ब बेस फॉर्म। ही इंसिस्टेड दैट एवरी प्लेयर रीच द ग्राउंड इन टाइम, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द लेडी प्रेड टू लॉर्ड बुद्धा दैट हर सन वाज रिस्टोर्ड टू लाइफ। इस एग्जांपल को समझने के लिए आप समझो, अगर मैं इस एग्जांपल को यहाँ से लेकर सिर्फ इतना लिखूँ, हर सन वाज रिस्टोर्ड टू लाइफ, और पहले वाला पार्ट काट दूँ, तो इतना पार्ट हमारा फैक्ट हो जाएगा, दैट हर सन वाज रिस्टोर्ड टू लाइफ, कि उसके बेटे की जान बचा ली गई। किसने बचाई, वॉज क्यों लिखा है, वॉज रिस्टोर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि पैसिवनेस है, क्योंकि जहाँ पे डूअर होगा, वो बचाने वाला है, जिसने जान बचाई है वो कोई और है, डॉक्टर हो गया, कोई भी होगा, इसी वजह से यहाँ पे पैसिवनेस आई है, और इसी वजह से यहाँ पे ईडी लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट ऐड कर दूँ, ये वाला, द लेडी प्रेड टू द लॉर्ड बुद्धा
दैट हर सन वॉज रिस्टोर टू लाइफ। तो यहाँ पे एक्चुअल में उसकी लाइफ बचाई नहीं गई है, वो लेडी जो है वो भगवान को सिर्फ प्रे कर रही है। तो अगर वो प्रे कर रही है और वो भी इनडायरेक्ट है, भगवान के लिए क्या बताया था मैंने कि वो इनडायरेक्ट प्रेयर होती है, तो इनडायरेक्ट है तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, और यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगी हमारी बी, हमारी बेस फॉर्म हो जाएगी। हमारी रिस्टोर्ड का रिस्टोर्ड ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसी पैसिवनेस की वजह से यहाँ पे रिस्टोर्ड रहा है, और जो वॉज है उसकी जगह हमने बेस फॉर्म लिख दी बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही केम लेट, ही नेवर केम लेट लेस्ट ही मिस समथिंग इम्पॉर्टेंट। इसको भी ऐसे ही समझना, ही मिस समथिंग इम्पॉर्टेंट अगर खाली लिखता तो इफेक्ट हो जाता, लेकिन अगर ये वाला पार्ट ऐड करता हूँ तो वो कभी लेट हुआ ही नहीं था, और ये सिर्फ एक प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एग्जांपल हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पर भी मिस्ड की जगह मिस हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। दे रिक्वेस्टेड हिम दैट ही डैश डिस्टर्ब देम। अब इसमें भी आपको पॉज करके फटाफट आई गेस आपने देख ही लिया होगा, और इसमें आपको एग्जांपल बताना है। डू नॉट होगा, डज नॉट होगा, डिड नॉट होगा या नॉट होगा। यहाँ पे आंसर हम डिस्कस करते हैं, आंसर तो है नॉट। अब नॉट क्यों होगा ये समझते हैं। दे रिक्वेस्टेड हिम दैट ही नॉट डिस्टर्ब देम। यहाँ पे डू क्यों नहीं आया? डू इसलिए नहीं आया क्योंकि जो डू होता है, ये समझो, जो डू होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। इट इज़ एन हेल्पिंग वर्ब, इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। ये एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है, डू हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब तब यूज होता है जब मेन वर्ब साथ में हो। अब मेन वर्ब हमें मुझे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेंस का पार्ट शो ही नहीं कर रहा, मुझे टेंस या टाइम दिखाना ही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी प्राइमरी ऑक्सिलरी कोई शो ही नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए डायरेक्ट जो काम हो रहा है वही मैं यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा हूँ, जो कि नोट से मेरा यहाँ पे डिपिक्ट हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी वजह से मैंने डू डज डिड ये सब डू की फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, तो इसी वजह से मैंने डू नहीं लगाया, सीधा जो पार्ट नेगेट करने वाला है, मना करने वाला, डायरेक्ट वही लिख दिया और सही हो जाएगा। दे रिक्वेस्टेड हिम दैट ही नॉट डिस्टर्ब देम। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एग्जांपल है और ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है, इसी वजह से हम ऐसे सब्जेक्टिव मूड क्या होते हैं, टेंस नहीं होते, वो मूड का एग्जांपल होता है, इंटेंशन शो करते हैं। तो इंटेंशन शो करने के लिए मुझे टेंस की हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉट जो मेन पार्ट है, जो मना करने वाला पार्ट है, इसी से लिख के मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का पार्ट, और आज का जो कंडीशन मूड का जो पार्ट था हमारा ख़त्म हो गया। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था ये, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आज की वोकैब कर लेते हैं जो हमारा लास्ट हम डेली करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज की वोकैब है, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है फिसाइल। फिसाइल होता है एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि फिसाइल विक्ट्री, बहुत ही इजी विक्ट्री, एक्सपोर्ट विक्ट्री। फिसाइल का मतलब होता है बहुत ही इजी या फिर एक्सपोर्ट तरीके से। तो जैसे कि फिसाइल विक्ट्री हो गया, कैसी विक्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री, फिसाइल विक्ट्री। एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना हो तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई अगर आपको मिल रहा है तो आप समझ जाना कि वो एडजेक्टिव है। जैसे कि इन सब चीज़ों को रटना नहीं है, मैं आपको एडजेक्टिव मैंने ये सब इसलिए लिखे ताकि आपको यूज़ करना आ जाए, इन सबको आपको पता हो कि क्या हो। जैसे अगर मुझे कोई वर्ड पता लगाना है कि वो एडजेक्टिव है या नहीं, तो मैं रिप्लाई देखूंगा व्हाट काइंड ऑफ का। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारे लास्ट क्लासेस में, टेंसेस वगैरह में, कंडीशनल्स में। तो आप प्लीज़ अगर नहीं देखें वीडियोस तो देखो, और पार्ट वाइज देखो प्लीज़। मैं सबसे पहले जैसे मैंने वीडियोस टेंस का चैप्टर किया तो उसके मैंने आगे नंबरिंग की हुई है कि तो फर्स्ट पार्ट टेंस है, सेकंड जो हमारा चैप्टर है वो कंडीशनल्स है, थर्ड इसके आगे भी मैं एक नंबरिंग कर दूंगा कि थर्ड चैप्टर है। तो आप सीक्वेंस वाइज इसीलिए पढ़ा रहा हूँ और इसीलिए नंबरिंग करूँगा ताकि आप लास्ट में जाके सबको को रिलेट कर पाओ, सबको जोड़ पाओ, समझ में आएगा आपको। तो फेसाइल क्या होगा, ईजी और एक्सपर्ट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फर्वेंट। फर्वेंट देखो मैंने आज वर्ड यूज़ भी किया, हमेशा मैं बोलता हूँ कि हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू आवर चैनल, लेकिन आज मैंने, अगर आपने नोटिस किया, मैंने फर्वेंट बोला क्योंकि फर्वेंट का मतलब ही आर्डेंट और वार्म होता है। ही वॉज अकॉर्डेड विद फर्वेंट वेलकम ऑन हिज अराइवल। आर यहाँ पे क्या होता है हमारा, साइलेंट होता है, एडजेक्टिव है और आर हमारा साइलेंट होता है, तो इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, फर्वेंट। फर्वेंट, फर्वेंट वेलकम ऑन हिज अराइवल। अगला वर्ड हमारा फिलियल। फिलियल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ऑफ सन और ड्यूटी, यानी बेटे या बेटे की। जैसे कि अगर हम बोलें तो चिल्ड्रन मस्ट फुलफिल देयर फिलियल ड्यूटीज टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। अपने, अगर हिंदी में आपको अच्छे से समझाऊं तो है, अपने जैसे बोलते हैं कि अपने बेटे होने का फ़र्ज़ या बच्चे होने का फ़र्ज़ निभाओ, तो कौन सा वो, फिलियल ड्यूटी। व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटी, फिलियल ड्यूटी, फिलियल ड्यूटीज़। ठीक है,
बच्चे सन होने का, डॉटर होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए हमें अपने पेरेंट्स के लिए। फूल हार्डी हमारा नेक्स्ट वर्ड है, एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है रैश या रेकलेसली बोल्ड। बहुत ही बोल्ड और वैसा आदमी हो उसको बोलते हैं फूल हार्डी। या कोई टास्क हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैनी बिलीव दैट ट्राइंग फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स इज़ अ फूल हार्डी अटेम्प्ट। बहुत ऐसा विश्वास करते हैं कि कोई इम्पॉसिबल चीज़ को अगर आप ट्राई कर रहे हो, कोई चीज़ बहुत इम्पॉसिबल अगर आप उसको जाके ट्राई कर रहे हो तो बोलते हैं बहुत ही बोल्ड मूव है, बोल्ड अटेम्प्ट है, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ही जिगरा चाहिए बोलते हैं। तो उसके लिए एक वर्ड अच्छा है काफ़ी, फूल हार्डी। अगला वर्ड हमारा फिटफुल। फिटफुल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब है स्पैस्मोडिक, इंटरमिटेंट या फिर इंटरप्टेड और नॉट कंटिन्यूस। जैसे बोलते हैं आपको फिटफुल स्टडीज़ नहीं करनी चाहिए, जो कि यानी कि रुक रुक के जो पढ़ाई होती है कंटिन्यूस करनी चाहिए, बिना किसी उसके करनी चाहिए। ब्रेक लेना तो टाइम के बाद लो, लेकिन कंटिन्यूस करो स्टडी। तो वो बोलते हैं फिटफुल, यानी कि स्पेस्मोडिक या इंटरमिटेंट, रुक रुक के जो हो, रुक रुक के हो उसको बोलते हैं फिटफुल। नॉट कंटिन्यूस, जो रुक रुक के हो उसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपको फिटफुल स्टडी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो ये गाइस, आई होप आपको वोकैब भी समझ में आई होगी। डेली हम वोकैब करते हैं और आपको चैप्टर भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम चैप्टर वर्ब से शुरू करेंगे और कंडीशनल और मूड का चैप्टर काफ़ी छोटा था, और आगे जो वर्ब का चैप्टर होगा इसके काफ़ी पार्ट्स आएंगे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।